यार मोदी जी इंटरव्यू देखेंगे तो बुला लेंगे आपको वापस। भैया आप हमारे साथ जुड़िए, थोड़े ही ब्यूरोक्रेट बचे हैं, वापस आ जाओ दोस्तों। ए शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, अबे कुणाल चुप ना, शट अप या कुणाल, ए शट अप या कुणाल। Hello ladies and gentlemen, today with me is a very important guest, a good friend of mine, Kannan Gopinathan, retired तो नहीं बोल सकते, resigned IAS, resigned IAS. I am still, there is people called IAS aspirant. I am a resignation aspirant. तो तुमने जब छोड़ा सर्विस तो क्या, किस बात पे छोड़ा और क्या रिएक्शन था घर पे? कई सारी चीज़ें चल रही थी, पर जो जिस चीज़ का बोल सकते हैं कि वो डिसीजन को पुश करने का एक मेन रीज़न ये था कि जब 370 की जो बात आई कश्मीर में, सरकार ने एक निर्णय ले लिया। अब सरकार के हक है जो भी निर्णय लेने का, वो तो चुनी हुई सरकार है, आप ले सकते हैं। पर उसके बाद वहाँ के जनता को बोला कि आप किसी भी तरीके से उस पर रिएक्ट नहीं कर सकते और जो भी रिएक्शन है उसको हम प्रिवेंट करेंगे। तो वहाँ पे हमने अचानक इमीडिएटली क्या किया कि वी जस्ट वेंट अहेड एंड क्लोज द लिड। ठीक है, वो स्टेट का जितने भी लीडरशिप है उनको आप डिटेन करो, कम्युनिकेशन चैनल्स आप बंद करो, ट्रांसपोर्टेशन बंद करो, लोगों को आना जाना बंद करो, एवरीथिंग। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, कल आधी रात को जब आप नींद के आगोश में थे उस वक्त जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए गए। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है और इसके साथ ही श्रीनगर में धारा 144 लगा दी गई है। मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। श्रीनगर में सारे न्यूज चैनल्स को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर लिखी हुई ये ड्राइंग कहती है कि आज पूरा देश कश्मीर के बारे में बात कर रहा है, बस हम कश्मीरियों के अलावा। तो घर से वाइफ के साथ बात हो रहा था कि तो शी वाज लाइक कि क्या हो रहा है कनन, कि अचानक सबको अंदर कर रहे हैं, एक चीफ मिनिस्टर को, एमपीज को, सबको ऐसे कर सकते हैं क्या? तो मैंने बोला है कि देखो ऐसे तो नहीं कर सकते, पर अगर ऐसे करेगा तो देखना कि कुछ तो रिएक्शन आएगा, जुडिशरी से आएगा या फिर मीडिया से आएगा या सिविल सोसाइटी से आएगा। वो एक फेथ था अपना उस पर, वो धीरे धीरे करके एक दिन वो फेथ पे कहीं ना कहीं लगा कि जुडिशरी तो उल्टा ये पूछ रही है कि तुम कश्मीर जाना क्यों चाहते हो किसी से, और सरकार मीडिया को कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही छापेंगे और कुछ नहीं छापेंगे, और मीडिया कह रहे हैं कि हम उस बात पे रेडी है, हमें उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 56 इंच वाला हौसला दिखाते हुए एक झटके में 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। और इसे आप आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण फैसला भी कह सकते हैं। बहुत बोल्ड फैसला, ऐतिहासिक फैसला, क्रांतिकारी फैसला जो 70 साल से नहीं हुआ वो मोदी ने कर दिखाया। इसलिए आज मैं नहीं, पूरा देश जश्न मना रहा है। वंदे वंदे भारत माता की। ये चीज़ें चलती रही और घर पे हर एक दिन हम लोग इस पे बात करते रहा, और एक दो दोस्त है जिनको मैं फ़ोन करता था, सर्विस में ही है अभी भी, तो हम पूछ रहे यार कोई कुछ करता क्यों नहीं है। हाँ। तो ऐसे आया कि मन में कि, तो उसने ऐसे एक दिन पूछा है कि बात करते हैं तो तू भी तो कुछ नहीं करता, तकरीबी तो कर रहा है, क्या तुम क्या कर रहे हो? हम भी तो बस फ़ोन करके एक दूसरे को बोल रहे हैं कि कोई कुछ नहीं करता, ब्यूरोक्रेटी तो है वहाँ पे भी, सब जगह वो हम ही लोग हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं था, और फिर अल्टीमेटली हिमानी से बात, और वाइफ से बात करते बोला कि यार कहीं अपनी बात तो रखते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शंस हम इस तरीके से अपने जनता के ऊपर लगा रहे हैं, इट्स एसेंशियली सिटीजन्स, राइट, और कोई इंस्टीट्यूशन उसको सपोर्ट या उसके रिएक्शन ना दे, देन वी आर टेकिंग ए ह्यूज स्टेप बैक इन आवर जर्नी एज अ नेशन. It's not about just Kashmir, it's not about any geography or people or anything, it's as a nation. हम राजा के टाइम महाराजा से सवाल नहीं पूछते थे, हम ब्रिटिशर्स के टाइम नहीं सवाल पूछते थे, अभी सवाल पूछने का हक बहुत मुश्किल से मिला है हमें पूरी हमारी हिस्ट्री में. और अभी अचानक हम कह रहे हैं कि सरकार अगर कहे कि कुछ नेशनल इंटरेस्ट में है तो बस वही लास्ट वर्ड है, उसके खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, और बोल दिया तो खत्म. Only one lobby is predictably unhappy. One selfish, anti-national lobby. तो ऐसे में तो बात रखना ज़रूरी है इस उस पे. अम्मा को बोला था कि मैं छोड़ रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि उससे कुछ बुरा होगा. मैंने बोला नहीं. बोला ठीक है, आई हैव अ सन, ही वाज लाइक 5 years old then. तो उससे तो कंसल्ट नहीं किया. तो पूछा नहीं उसका राय, बाद में सुनना पड़ेगा शायद.
बाद में रेट्रोस्पेक्ट में वो अपना पूछेगा। ओपिनियन देगा कि आप पर सिस्टम में रह के इतना क्या कुछ कर सकते थे, आपने नहीं किया। वो एक्चुअली किसी को पता नहीं है ना कि तुमने 7 साल सिस्टम में रह के बहुत कुछ किया। जब तुम मिजोरम में थे तब भी किया, जब तुम सिलवासा थे तब भी किया, दमन दीव सब जगह किया। वो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा तब लगा जब एक ने मुझे ट्विटर पे या किसी पे मैसेज किया कि यू आर अ फेलियर एज एन IAS। तो फेल्ड ऑफिसर है लिखा मेरे को। नॉर्मली तो मैं सोचता है कि ये तो ट्रोलिंग चल रहा है, इट्स फाइन राइट, आई एम ओके विद इट। बट इसमें मैंने देखा तो ये तो दादरा नगर हवेली से जहाँ पे मैं कलेक्टर रहा हूँ। ये कैसे बोल रहा है मुझे, क्योंकि हिज ओपिनियन मैटर्स टू मी। सो मैंने उसको बात किया फिर कि क्या हुआ, मतलब मुझे लगा कि कहीं रास्ता बनाने के लिए इसका घर तोड़ दिया हो सकता है कुछ, है ना। ऐसे भी बहुत या टू मेक एक्सप्रेस वे, मतलब वहाँ पे रिंग रोड बना रहे थे, बहुत सारे काम किए उधर, तो ऐसे कुछ हुआ हो। इसे नहीं तो क्यों आप मतलब बोलते हैं। तो उसका सीधा ओपिनियन ये था कि तेरा टाइम पे तो ना हम तेरा ऑफिस में आ सकता था, है ना, मतलब बिना पूछे आ सकता था। अब तो किसी से मिलना कितना मुश्किल है, और तू तो पता नहीं क्या कश्मीर बोल के भाग गया यहाँ से। You were 7 years in the service. You had 27 years more. Will you maybe tomorrow look back and say, did I take this decision impulsively? Should I have waited a bit before taking such a major decision without even planning for the future? I think I will. I might regret. But if I had not taken this decision, I would have probably regretted for the entire 27 years. That this is what I felt today, and I felt this is what the country, I wanted to do for my country today. So if I had not taken this decision for 20, of course the opportunities to serve the public the 27 years is tremendous. It's tremendous. I'm not at all denying that fact. But on the other hand, I think any kind of a title or an Indian administrative service or any of that should not bound you down from taking a stance. So you wanted to take a stand, you wanted to be a voice in a sense of dissent. No, I would not say in dissent. I would say for the space to dissent. तुमने एक चीज़ बोली थी कि जब मुझे समझ आ गया कि ब्यूरोक्रेसी का काम अभी खाली पॉलिटिकल विल इन्फोर्स करना है, तब मैंने सोचा कि छोड़ देता हूँ। और जितना मैं देख रहा हूँ अभी जैसे सिस्टम्स इंडिया में फंक्शन कर रहा है, वही है पॉलिटिकल विल एग्जीक्यूट भी नहीं, इन्फोर्स करने का। तो वो मतलब वो सिस्टम में वो एक्चुअली जिस दिन ये हुआ उस दिन बहुत इंटरेस्टिंग था कि जो मेरा पॉलिटिकल बॉस है उनसे डिस्कशन चल रहा था। हाँ। तो वो कह रहे थे कि कनन देखो चल क्या रहा है, ब्यूरोक्रेट ही तो कर रहे हैं वहाँ पे भी, जिनको अरेस्ट कर रहा है वो भी ब्यूरोक्रेट है, जो कम्युनिकेशन बंद कर रहे हैं वो भी ब्यूरोक्रेट है, जो भी है वो सब ब्यूरोक्रेसी तो कर रहा है। और तुम होते तो तुम बोलते कि ये तो फंडामेंटल, मैं बोलता था कि ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसे जो बोलता था। तो बोल रहे थे कि तुम होते तो ये सब बोलते। और तुम्हें ये समझना है कि ब्यूरोक्रेसी का काम है कि पॉलिटिकल बिल को एग्जीक्यूट करना। ये बहुत क्लियरली समझाया था। और पहला बार आप इस बात को सुनोगे तो बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि पॉलिटिकल बिल क्या है, पब्लिक का बिल। पॉलिटिकल बिल उनका कोई पर्सनल बिल थोड़ी ना है। पॉलिटिकल बिल का वोटर्स का बिल है, तो पब्लिक का बिल है, तो उसका लेजिटिमेसी है। बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत है नहीं। पॉलिटिकल बिल तो एग्जीक्यूट करना ब्यूरोक्रेट का काम है, इसलिए तनख्वाह मिलता है। बट इसमें मैं जब इसको रिफ्लेक्ट किया, इसमें दो चीजें मिसिंग थी। पॉलिटिकल बिल अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अंदर हो तो, क्योंकि अलीजियंस हमारा पॉलिटिकल करंट गवर्नमेंट के साथ नहीं है, अलीजियंस है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो अगर संविधान के उसके अंदर है तो जो पॉलिटिकल बिल है उसको हम एग्जीक्यूट करना चाहिए। दूसरी बात, एज एन इंडिविजुअल, खुद की जमीर, कॉन्साइंस, yes, you have to execute the political will, provided it is within the constitutional limits and also within the conscience of yourself. ये दोनों चीज आना चाहिए, तभी तो एक इंडिविजुअल के रूप में काम कर सकते हैं, एज ए कलेक्टिव की पार्ट भी काम कर सकते हैं। तो ये दो चीज आप निकाल के इस सेंटेंस को ड्राइव करते हैं तो एग्जीक्यूट पॉलिटिकल विल, फिर तो आप कोई प्राइवेट माफिया टाइप हो गया। बोल दिया आप करो, बस इतना ही। आप ज्यादा सवाल मत पूछो। आपसे मुझे नहीं जानना है कि आप क्यों नहीं कर सकते और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब सवाल नहीं है। कैसे कर सकते हैं उस पे आप ध्यान दो। क्यों करना चाहिए कि नहीं, ये सब तुम्हारी नहीं है, वो हम सोच चुके हैं। अब लाठी है, लाठी थोड़ी ना पूछोगे कि तूने क्यों उसको मारा। अरे भाई, जो जिसके हाथ में था उसने उठा के मेरे को उसको मार दिया, कल उसके हाथ में लाठी होगा तो मेरे को मार देगा। तो हम अपने आप को लाठी कन्वर्ट कर दिया, मतलब नॉन लिविंग बना दिया अपने आप को।
right? Because then you don't not applying your mind. Your existence is just of that being used to do something, you know. Somebody is here, somebody is here. These two things can change. Yeah. This will remain the same. क्या ईमानदार अफसर को मध्यमार्गी होना चाहिए? कई लोग कहते हैं मसलन कुछ को कमाने देना चाहिए और कुछ को कमाने नहीं देना चाहिए। बहुत से अफसर ये भी निजी बातचीत में कहते हुए पाए जाते हैं कि खुद मत कमाओ मगर किसी को कमाने से रोको भी मत। सिस्टम है, बदल तो नहीं सकते, चलने दो। अगर नहीं बदल सकते हैं तो फिर यूपीएससी के रिजल्ट को हम इतना सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्यों जश्न मनाते हैं? क्या सिर्फ दहेज लेने के लिए, गांव में नाम हो गया फलाने बाबू का लड़का आईएएस बन गया, लड़की आईपीएस बन गई, इसके लिए या मीडिया में छाने के लिए? अगर ये यथास्थितिवादी व्यवस्था है तो इसके लिए चुने जाने वालों का स्वागत किसी क्रांतिकारी की तरह क्यों होता है? उसके चुने जाने पर हम अफसोस क्यों नहीं करते कि एक और अच्छा खासा नौजवान सिस्टम के पिंजड़े में तोते की तरफ प्रवेश कर रहा है? बट जब तुमने ब्यूरोक्रेसी छोड़ी तब बहुत सारी चीज़ें हुई। एक बहुत बड़ा मूवमेंट तैयार हुआ CAA NRC का, एंड यू वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू मी कि नहीं, लोग अपने कागज़ इतने इजीली नहीं ढूंढ पाएंगे, ये प्रॉब्लम होगा, सबका प्रॉब्लम, लाइक जस्ट एक्सप्लेनिंग द होल थिंग टू मी। और मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि गवर्नमेंट क्यों कर रही है फिर ये। I think you were talking about it for 6 months before. At least 4 months before, yeah, 3-4 months before. Yeah. Before the protest broke out. Yeah. एक जगह से दूसरी जगह जाके मीटिंग्स होल्ड करना, लोगों को समझाना एग्जैक्टली क्या है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, और वो मूवमेंट जो बना उसको सक्सेसफुल होते हुए देखना। सरकार माने ना माने, स्टेप तो उन्होंने पीछे ले लिया है, पर क्या था तुम्हारा एक्सपीरियंस और क्यों तुमने ये किया? नहीं, मेरे लिए उस वक्त जैसे मैंने कहा कि कलेक्टिव ऐसे सिटीजन जो राइट्स है उसको आप एक स्टेट कर्टेल कर सकता है, और टू द एक्सटेंट राइट वर्ड विल बी बुली। आप बुली कर सकते हो और जनता चुप रहेंगे। वो मतलब मेरा कंसेप्ट जो मेरा देश के लिए वो ऐसा नहीं है। When the NRC and Citizenship Amendment Act question came, the fundamental aspect of our secularism or the secular constitution, the idea itself got challenged. The youth, which otherwise would have just thinking that WhatsApp is where the information is, or or Twitter is where the democracy is, they actually reclaimed this democracy, they reclaimed this country, and they are they said no, we know what it is and we know our rights, we know what is constitution, and they came out on the streets, they asked those questions which others were not ready to ask the government. So the youth who's going to lead us tomorrow, they are now breathing the air of democracy, they are now breathing the air of freedom, and that is giving a lot of hope. Then I came to Mumbai, and here there were two people who were Muslims, and मैंने उसको उन दोनों को ऐसे बैठे हुए किसी बात पे बोला है कि क्या करना है। I just looked at him and he's crying. उसका मतलब मोटा जो it's like all his tears on his beard. तो मैं पूछा क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया? तो उसने अपना WhatsApp ग्रुप दिखाया। तो एक अलग ही दुनिया चल रहा था जिसमें ऑलरेडी लोगों के WhatsApp ग्रुप में ये मैसेजेस आ रहे थे कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना है, ढूंढ के रखना है। This is happening much before the protest, much before. Only thing is that we were oblivious to this. फियर मॉन्गरिंग चल रही, हमें पता ही नहीं था, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर प्रिविलेज वी हैव। एनआरसी का जो पूरा प्रोसेस शुरू होगा उसमें कौन एक्सक्लूड होगा? जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और डॉक्यूमेंट किनके पास नहीं है? जो गरीब तबके से आते हैं। इसके साथ साथ जो बाढ़ में हर साल हमारे यहाँ, मैं बिहार से हूँ, बिहार में बाढ़ में हर साल लोगों का सब कुछ चला जाता है, डॉक्यूमेंट कहाँ से रहेगा? अब ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम अपने आप को सिटीजन प्रूव नहीं कर पाएंगे। जब मैं खुद अगर नहीं प्रूव कर पाई तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा, या तो मैं बांग्लादेश से हूँ, या तो पाकिस्तान से हूँ, या अफगानिस्तान से हूँ, फिर मैं अप्लाई करूंगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत कि मैं दोबारा से यहाँ पे नागरिक बन सकूं। समझ लिया, इसका मतलब आपने पढ़ा होगा फिर। तो मैं तो वही सोच रहा था यार, दिस इज अ वेरी सीरियस इश्यू। जो एक नौकरी था उसे रिजाइन कर लिया, अब कुछ रिजाइन करने के लिए भी नहीं बचा। उससे सीरियस इश्यूज आ रहे हैं, और इश्यूज आ रहे हैं। फॉर मी इट वाज वेरी क्लियर दैट इलेक्टरल चैलेंज तो मैं नहीं दे सकता कि इलेक्शन कहीं जीते हारे, वो सब मेरे शायद पॉसिबल नहीं है, बट एक पब्लिक चैलेंज टू बुलिंग, स्टेट बुलिंग, वो तो हमेशा हम कर सकते हैं। और इंडिया की जो जनता की ताकत वो है कि सरकार को हर बार बताता है कि देखो बुल्ली ज्यादा मत करो, तुम ऑपोजिशन लीडर को बुल्ली करो अलग बात है, हमको मत करो, जनता को मत बुल्ली करो। तो वहां पे तो जवाब देना जरूरी था। अमित शाह ने कहा पार्लियामेंट में आके कि कान खोल के सुन लो, हम एनआरसी लेके आएंगे। एनआरसी आने वाला है, हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगा। एनआरसी करेंगे, एनआरसी करेंगे। उस दिन पर आंदोलन शुरू नहीं हुआ था,
आंदोलन शुरू हुआ, 2 हफ्ते जनता ने आंख से आंख मिला के सरकार से सवाल पूछने लग गया, तो प्रधानमंत्री रामलीला मैदान से कहते हैं एनआरसी है क्या, मैं तो जानता ही नहीं। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं सब 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। डर गया। मैं समझता हूं अगर 1 महीना और हम आंदोलन करें तो प्रधानमंत्री कहेंगे अमित शाह है कौन, मैं तो जानता ही नहीं इसको। तो मूवमेंट्स के साथ तो तुम काफ़ी मूवमेंट्स के साथ जुड़े थे, जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में के साथ भी तुम मतलब इन सम वे जुड़े थे तब, पर क्या लगता है तुम्हें एक मूवमेंट का शेल्फ लाइफ क्या होता है? पीपल लाइक अस जिनको कोई पॉलिटिकल वो नहीं था उस वक्त एटलीस्ट, बट फिर भी लगा कि करप्शन एक इश्यू है जिसपे हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। एंड टू बी फेयर इट डिड ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अदरवाइज कंप्लीटली अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स टू पॉलिटिक्स। आई रिमेंबर कंडक्टिंग द इलेक्शंस इन 2013, तब एंटर सर्विस में था, तो वो जो दोनों तरफ से ऐसे खुलने वाला गाड़ी होता है ना, जो डोर जो है बटरफ्लाई टाइप खुलता है, हाँ, लोग उसमें आके वोट दे रहे थे। तो इसलिए आपकी लाइफ भी पॉलिटिक्स से affected है। It did bring a lot of people, and it is all these movements are about politicizing people and then bringing them to a conversation on which matters to the public. कितना अच्छा था ना जमाना तब, करप्शन हमारी प्रॉब्लम थी। No doubt. But see, the thing is this, that it cannot be said one is better or one is... Why? Because it is a cycle. कई बार हम हिस्टोरिकल सेंस में चीज़ों को देखना चाहिए, इट्स नॉट द इमीडिएट सेंस। आई थिंक दैट 10 years down the line you'll see a lot of people coming from that movement in various places. वो मूवमेंट है, उस मूवमेंट से जो निकल, क्योंकि हर जिले में कुछ ना कुछ हुआ है, वो जो पोलिटिसाइज हुए हैं दे विल गो समवेयर। पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। एक पूरी टोली है जी, वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। तुम पर FIR लगे, तुम्हें हरास किया गया, एक बार डिटेन भी हुए, 3 बार डिटेन भी हुए, तो वो कैसा रहा? बहुत इंटरेस्टिंग। देखो, इंडिया में एक फायदा नहीं बोल सकता हूँ, आपको नागरिक होने का अधिकार नहीं मिलेगा, पर एक ऑफिसर होने का इज्जत जरूर मिलेगा। ठीक है, कभी ना कभी ऑफिसर रहा है, उसका इज्जत जरूर मिलेगा, नागरिक का बेसिक अधिकार नहीं मिलेगा। और ऑफिसर कभी रहा है तो कभी भी वापस भी आ सकता है, हो सकता है उसके लिए, पर इज्जत जरूर देता है। ठीक है, तो बहुत इज्जत से आपके अधिकार छीन लेते हैं। हाँ, बहुत इज्जत। तो सबसे इंटरेस्टिंग तो यूपी का था। जब भी यूपी जाता था, बॉर्डर पे डिटेन करते थे और दिल्ली भेज देते थे। तो मैं तो बाद में लिखा है कि अगर जब मुझे दिल्ली जाना है तो मैं यूपी का बॉर्डर जाता हूँ, ताकि वो बाकी तो बंदोबस्त वो खुद कर लेते वहाँ से। ग्वालियर में एक टॉक देने के बाद मैं अलीगढ़ जा रहा था, और ओला आउट स्टेशन बुक करके कोई तो टेल कर रहा था हमें। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि टेल कर रहा है, पर घर के बाहर एक गाड़ी थी और टेल हो रहा था। और जैसे आगरा पहुंचे तो वो जो ब्लैक जो कैट वो है, सारे एकदम टूट पड़े गाड़ी के सामने से। और हमारे जो ओला आउट स्टेशन के ड्राइवर के लोग, मैं कोई टेररिस्ट हूँ, कोई आतंकवादी टाइप किसको लेके आए, वो दरवाजा खोला, ऐसे भागा एकदम भाग गया हूँ। और इन लोग सब चारों तरफ से घेरा गाड़ी को, और मैं बोला मैं ही हूँ। हाँ, क्या चाहिए? मतलब हाँ, आप जिसको, वो फोन देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मैं बोला हाँ मैं ही हूँ। ठीक है सर, आइए। उसके बाद पुलिस जीप में जो DSP था, तो कह रहे कि सर आप बैठिए, पीछे बैठिए, हमारे साथ बैठिए। उसके बाद एक जगह होटल में जाके चाय पिलाया, और उसके बाद एक टूटी फूटी कोई सर्किट हाउस में ले गया कहीं। तो पुलिस स्टेशन तो लेके ही नहीं गया। मैं बोला पुलिस स्टेशन लेके जाओ, तो वो तो लेके ही नहीं गया। उसमें उन्होंने जो जनरल डायरी एंट्री लिखे है, उसमें लिखा है कि मैं आगरा के हर गांव जाके लोगों को इकट्ठा करके अलीगढ़ की तरफ एक प्रोसेशन लेके जाने वाला था, और मुझे जब पकड़ने के लिए पुलिस रोका तो मैं उनको धक्का देके भागा। और मुझे पीछा किया, पीछा करने के बाद बहुत मुश्किल से मुझे पकड़ा। फिर उसके बाद
मैंने बोला यार ये डीएसपी कह रहा था कि मेरे साथ बैठिए सर, चाय पी के चलते, और मैं बोल रहा हूँ चलो, और मैं इनको सबको धक्का, वो भी ओला आउट स्टेशन पकड़ के मैं जा रहा था, मैं मतलब आगरा के गांव जाके। बेस्ट होगा ओला ड्राइवर भी बोलेगा हाँ सर ये सब हुआ है। नो, उसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उस बंदे को जब पता चला, ड्राइवर वो इतना स्मार्ट निकला कि पूरा ऐसे था, पुलिस बंदोबस्त सब था सर्किट हाउस में, वो टूटा था, पूरा अबैंडन था। वो कैसे अंदर आया मुझे नहीं पता। वो सीधा अंदर आया और मुझे बोलते हैं सर मुझे नहीं पता था आप कौन थे, मुझे लगा आप कोई है, मैं हूँ आपके साथ। हाँ बढ़िया। He had no clue, nothing। वो आया, अंदर आया, वो बोला मैं हूँ आपके साथ इधर। हिमानी का फ़ोन भी आ रहा था शायद उसको कहीं से नंबर लेने के लिए, बोलते मैम का फ़ोन आ रहा है आपका, मैं हूँ आपके साथ इधर खड़ा रहा हूँ। बढ़िया। तो मल्टीपल टाइम्स इट्स नॉट वंस, कई बार हुए, 2 केस हुए हैं। एक तो शेम ऑन यू प्राइम मिनिस्टर लिखने के लिए, तो तब तुम सर्विस में नहीं थे ना? नहीं सर्विस में नहीं थे। 295A लगा दिया। रिलीजन है यार, रिलीजन प्राइम मिनिस्टर रिलीजन है यार। तो दूसरी बार तो एक चिट्ठी आई कि आप ज्वाइन करो वापस। मैंने बोला कि वापस तो ज्वाइन नहीं कर सकता, एज अ सिटीजन मैं जो भी काम आप बोलोगे मैं करूंगा, क्योंकि कोविड का टाइम था, इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम। सो इफ यू वांट माय सर्विस एज अ दिस थिंग व्हाटएवर इन पोजीशन वेयरएवर यू वांट आई विल डू इट, बट आई विल नॉट जॉइन आईएएस अगेन। तो उस पे एफआईआर कर दिया 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट आई थिंक 48 सेक्शन है कुछ। दूसरा डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है कि मेरे कारण इंडिया का फॉरेन पॉलिसी अफेक्ट हो गया। अरे इतना इफेक्ट? तो मैं बोला यार बहुत कम लिख दिया, जीडीपी गिर गया, जीएसटी कम हो गया, ये सब भी लिख देता। पर सही में ये इंडिया का फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट हो गया? नहीं, वो उनके हिसाब से मैं अभी भी सर्विस में हूँ, तो एज अ और इसमें बिना परमिशन का मैं मीडिया के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो केस लग सकता है। तो वो तो गलत है। इफ आई कैन टॉक अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन इंडिया, इट कुड बी कश्मीर, इट कुड बी मिजोरम, इट कुड बी केरला, इट कुड बी यूपी, एनीवेयर। अब इंडिया की बातें इंडिया में नहीं करूंगा तो कहाँ करूंगा मैं? Just go to Pakistan. Go to Pakistan. You go to Pakistan. That's it. It's as simple as that. What's wrong? Just go to Pakistan. तुम्हारा एक मतलब एक constant change in attitude towards what patriotism should mean. हाँ। मेरे को उसके बारे में तुमसे बात करनी थी। लाइक बचपन से तुम्हारे लिए something this country meant something. काफी साल तुमने शाखा में भी निकाले आरएसएस की, तो वो कोई डिस्कस नहीं करता है। बट हाँ तुम शाखा में भी थे, फिर कैसे वो जर्नी बताओ। तो हाँ, केरला में जब पढ़ाई करता था तो मंदिर में शाखा लगते थे, तो वहाँ जाता था मैं। वहाँ पे बातें तो मैक्सिमम देशभक्ति का ही होता था। ऑफ कोर्स ध्वज प्रणाम और वो सब तो होता था, हाँ, नमस्ते सदावत चले, वो सब होता था, जो उनका वो सब वहाँ पे होता था। और उसके बाद मैं रांची आया इंजीनियरिंग करने, BIT बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और एक चीज़ फेमिलियर था, कॉलेज के अंदर भी शाखा था कि हम लोग जाते थे, चाहे वो गाय को उसमें गौशाला का देखने के लिए, या फिर कभी होता था कि एकल विद्यालय होते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। सेवा का पाठ सही था, पर जहाँ पे राष्ट्र की बात आने लग गए, राष्ट्र सेवा है, सेवा सही था, राष्ट्र के पार्ट में एक्सक्लूजन आने लग गया। राष्ट्र के डेफिनेशन से मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ इस तरफ एक मुस्लिम टीचर के फैमिली थे, इस तरफ कोई क्रिश्चियन फैमिली थे, वो हम रहते ऐसे थे। अगर मेरा उस महीने का स्कूल में फीस नहीं भरना था तो इट वॉज वेरी नेचुरल फॉर माई मदर टू जस्ट गो टू दिस हाउस एंड आस्क, अरे 10 दिन में वापस देता हूँ करके। इट वॉज जस्ट दैट नेचुरल। अब सडनली यू आर सेइंग आवर नेशन इज नॉट सपोज टू बी लाइक दिस, कि हमारा राष्ट्र ऐसे होना ही नहीं चाहिए। ये तो छोड़ो कि मतलब ये है, वो तो रिपेंट कर रहा है इस बात को। अरे देखिए, भारत के सबके सब मुसलमान हिंदू हैं, कोई अरबस्तान से आया नहीं, स्वभाव से भी हिंदू है। देखिए मुसलमान बन गए, लेकिन भजन के बिना चैन नहीं पड़ता तो कव्वाली लाई, मूर्ति पूजा की आदत लगी है तो मजार कब्र की पूजा शुरू हो गई। अब उसको अगर ये समझ में आ जाए भारत के मुसलमान को कि हमारी केवल पूजा पद्धति बदली है, वैसे तो हम हिंदू ही है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है और हिंदू संस्कृति की विरासत है, हिंदू स्वभाव ही हमको मिला है, तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। और इसलिए सारी दुनिया को एकता के सूत्र में पिरोने का एकमात्र रास्ता हिंदुत्व है, और वो सबके समझ में आ जाए, इसका एकमात्र रास्ता है हिंदू संगठन। बीच में मुझे कोई बुक रिकमेंड की थी किसने, जिसमें बताया था कि द हिंदुत्व फैंडम जो एक सिस्टम में है, ब्यूरोक्रेसी में भी है,
तो जब तुम थे ब्यूरोक्रेसी में, like when you were a part of the Indian services, did you see a lot of Hindutva ideology in the services? There were definitely people of all sorts, and there were people जिनको लगता था कि हाँ पर इन लोग तो ऐसे ही है, ऐसा बोलने वाले भी थे। पर काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि अगर हिंदुत्व के लोग हैं ब्यूरोक्रेसी में तो उससे क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज काफ़ी अलग अलग फेथ के भी लोग हैं। मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, हिंदुत्व हो चाहे कुछ भी हो, सिटीजन इज द सेंटर ऑफ योर सर्विस। हाँ, जब कोई स्टेट बुलडोज करता है तो कोई मुसलमान का घर नहीं बुलडोज करता या फिर हिंदू का, एक इंडियन सिटीजन का घर बुलडोज कर रहा है। जो राइट का वायलेशन हो रहा है वो एक इंडियन सिटीजन का वायलेशन हो रहा है। सिटीजन इज द सेंटर ऑफ योर सर्विस। अगर तुम्हारी आइडियोलॉजी किसी एक आदमी को सिटीजन नहीं मानती, देन इट इज तो प्रॉब्लम होता है, देन इट इज एन इश्यू। क्या करते हो आज? मैं स्कूल जाता हूँ और घर का काम करता हूँ। ये सारा सामान आप क्यों इकट्ठा कर रहे हो? ये हमारा इससे चलता है। क्या चलता है? दुकानदारी, घर। हाँ, ये रहा मेरी दुकान। आपको पहले से पता था कि ये होने वाला है तो आपने सामान हटा लेना। हमें कोई जानकारी नहीं दिया गया, ना कोई नोटिस ना कुछ, ठीक है ना। हमें अचानक बुलडोजर आया, तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? अंशु नाम है मेरा। भाई का नाम सोहेब है मेरे भाई का। हम दोनों साथ ही रहते हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है हम दोनों एक दूसरे की हेल्प में रहते हैं। लेकिन आज पता नहीं है कैसा कर रखा आरएसएस वालों ने, हमारा सब पूरा बर्बाद ही करके रख दिया हमें तो। पर जो मिथ्स है लोगों के माइंड में कि इंडिया का इंटरनेशनली रैंक बहुत बढ़ गया है लास्ट 7 साल 8 साल में जब से मोदी जी पावर में आए हैं। टू बी ऑनेस्ट, वो जो है ना कि वो कहीं ना कहीं वो विश्व गुरु बनने का जो मतलब मैं उसको थोड़ा सा क्लीशेड फॉर्म में बोलूँ तो अगर हम अपने पाठशालाओं में अच्छे गुरु बिठा दे तो हम अपने आप विश्व गुरु बन जाएंगे। मेरे हर बात पे नागरिक वापस आते हैं, सिटीजन इसलिए आते हैं क्योंकि वही दैट इज द होल पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस, एटलीस्ट एज अ नेशन। व्हाट द वर्ल्ड गिव्स अ रैंकिंग, वी कैन डिस्कस ऑन इट। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत इस बार 8 स्थान गिरकर 150वें नंबर पर पहुंच गया है। Calling the rankings an effort to tarnish the image of India, the Indian government has officially slammed the Global Hunter Index rankings, under which India was placed in the 107th rank, the second lowest in Asia. India has dismissed a report by the United States Department of State on religious freedom. एनवायरमेंट परफॉर्मेंस 2022 का जो इंडेक्स है, भारत का जो रैंक है वो 180 है। टोटल 180 कंट्रीज में से सबसे नीचे भारत ने इसको साइंटिफिक अनसाइंटिफिक बोला है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। So how did you come to what China reads, जो current venture है तुम्हारा? Okay, what China reads, okay, that's interesting because I was little perplexed about what happened and like suddenly they were being aggressive to the extent of coming inside and taking our territory and all that. मैं हर जगह जाके देखता था कि क्या है, इंडिया के बारे में क्या लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे करके शुरू किया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा तो कोडिंग बैकग्राउंड है मेरा, तो आई स्टार्टेड कोडिंग एंड मैं हर दिन जो मैनुअली जाके जो कर रहा हूँ वो मैं प्रोग्रामिंग करके कर सकता हूँ करके, तो वो प्रोग्रामिंग करके कर लिया और indiainchina.com करके एक छोटा सा वेबसाइट डाल के डाल दिया। और लोगों ने बोला कि इसको ट्रांसलेट भी कर दो, ये चाइनीज़ का लिंक डाल के हमें क्या करना है, ठीक है। तो फिर वो भी थोड़ा मॉडल्स वगैरह फाइन ट्यून करके उसको डाल दिया। देन लोग बोले कि नहीं, चाइना इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल एपीआईज और वगैरह, तो वो पूछने लग गया कि फार्मा सेक्टर में वो क्या करना चाहते हैं अंदर चाइना में ही, वो समझना है। सो देन थिंग्स चेंज लाइक डिपेंडिंग ऑन, सो फ्रॉम indiainchina.com it's just for a month or so it changed to what China reads, right? Like we wanted to know what they are writing, what they are reading, and across any sector. So for each of these sectors, it could be pharma, it could be energy, it could be aviation, any of those. For me to completely understand the sector now, मुझे 360 डिग्री व्यू चाहिए कि यूएस में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, मे बी एशिया में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है। देन ओनली आई कैन काइंड ऑफ मेक अ असेसमेंट, ओके मैं जो कर रहा हूँ वो इस पर्टिकुलर पूरा उसमें यहाँ पे है। सो दैट इज काइंड ऑफ इट हाउ इट बिकेम। फिर कुछ लोग somebody suggested that why don't you convert it into a startup, because this is information otherwise which are very inaccessible and people pay a good amount to get this information. Our trade with China yearly is $100 billion. $100 billion. What we know about China is zero. Yeah.
बट चाइना का एक जो एवरेज चाइनीज है, तुमने इतना आर्टिकल्स तुमने बहुत पढ़े हो गए, पर एक एवरेज चाइनीज आदमी इंडिया के बारे में क्या सोचता है? वेल टेल है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। गलवान इंसिडेंट हो रहा था और पूरा ऐसे चल रहा था कि कोई तो टीवी उठा के फेंक रहा है, चाइनीज टीवी है करके। और अगर यूट्यूब में जाते उस टाइम और सी ड्रामा सर्च करना, चाइनीज ड्रामा जैसे लाइक कोरियन ड्रामा, देयर आर सी ड्रामास, राइट। और उसके नीचे जितने कमेंट्स होंगे ना, सबके मेजोरिटी इंडियंस के होंगे, बोलते हैं इतना क्यूट है, ये इतना वो है। एक तरफ जो है हम टीवी तोड़ रहे हैं और यूट्यूब के कमेंट्स में हम लिख क्या ये स्टार है, और कितने लोग वो सीरियल देख के कितने लोग इस सीरियल में आया, इस सीरियल में देख के उसमें कितने। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एवरेज आउट a sentiment. Okay, let me like rephrase the question and be like, what is fed to the Chinese people about India? If I put the question like this. Yeah. That way, I think it's a mixed thing. That India is being misled by the West. Otherwise, India is okay. पर ये जो किया है ये गलत हुआ है। गलवान जो है उनकी सारे मीडिया में हम ही अग्रेसर है। If at all there can be an economic challenge, right now it may look like it can come from Vietnam, but the real challenge can come from actually India. वो respect रखते हैं। Whenever it comes to military capabilities, वो ridicule करते हैं, ठीक है, वो काफ़ी they write and they cover a lot of our funny stories. किसी ने 30 वैक्सीन हाँ शॉट लेके आ लिया पैसे लेके। काउडंग, just the number of stories they cover on काउडंग, not like cover, it was like trending in China. हाँ, especially जो social tension है उसका न्यूज़ होगा, दलित इश्यूज है उसका न्यूज़ होगा, राइट्स का है उसका न्यूज़ होगा, गवर्नमेंट अगर कहीं बुलडोज करते है उसका एवरीथिंग। सब चाइना पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहे पता नहीं, लिख रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वो आर्काइव कर रहे हैं। So tomorrow it is much easy to analyze कि अच्छा महाराष्ट्र का इस जिले में क्या हो रहा है। For them it's already everything is documented. So it's quite scary actually. I'm like, why would you do that? Like, you know, why should you know everything about? It's so much about क्यों? This is like a comeback कि हम भी जानेंगे तुम्हारे बारे में। At least ये तो जानेंगे कि तुम हमारे बारे में क्या जानते हो। या आप कन्फ्रंटेशनल करो, कॉम्पिटिटिव करो, कोऑपरेटिव करो, जानना तो जरूरी है। दुश्मन हो या दोस्त हो, पड़ोसी को तो जानना जरूरी है। वो हो सकता है ये भी बोलेंगे फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट किया मैंने। वो वाला आर्ग्यूमेंट तुम्हारा बेटर है कि जब भारत चाइना को कॉन्कर करेगा तो कोई तो एडमिनिस्टर कर सकता है ना वहाँ पे। ये तो वो तो और भी पॉलिसी को 15 अगस्त को तुम स्पीच दोगे ना मैंडरिन में अभी चाइना में। करेक्ट। बात यह है हम आजाद हुए पर हम नागरिक नहीं बने। देश आजाद हुआ, हम प्रजा ही रह गए। ये मेरा है, ये देश मेरा है, ये प्रदेश मेरा है, ये जिला मेरा है, ये गांव मेरा है। और अगर यहां कुछ ठीक नहीं है उसको ठीक करने का जिम्मेदारी भी मेरी है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा, तुम्हारे साथ इतना अच्छा रहा है। लाइक every time I meet you I feel like I know more, I know what to do more with my own career, I know what to do with my own life. It's just that just don't be like him. Very clear. इसका तरह नहीं बनना है। नहीं यार, मतलब और लगता है कि लाइक तुमसे जब मैं CA NRC के टाइम पे मिला था, I remember apologizing to you also saying कि यार मैं तब थोड़ा और सीरियसली लेते थे, तो maybe I would have shaped better content around it. फिर meeting you every time has been like I've learned something new. I've learned how to engage better. Like your criticism on के तुमको सब लोग ट्रोल करते हैं, गाली देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एनेस्थेटिक हो जाओ उसकी तरफ, कि किसी को रिप्लाई देना भी ज़रूरी है, किसी से बात करना भी ज़रूरी है। और वो कल्चर मेरे में आई थिंक तुमसे मिलके बहुत आया है। लाइक हमेशा अभी मैं चाहता हूँ मैं पहले बात करना चालू कर देता हूँ, चाहे वो कोई भी बिलीव का हो, कोई भी थॉट का हो। ऐसा नहीं कि मेरी ऑडियंस नहीं है तो मैं क्यों बात करूँ। And that's actually making me a better comedian also. So that I have to really thank you for that. Thank you so much for coming on the podcast. I think मेरे सवाल खत्म तो हो गए हैं, चलो अभी चलते हैं मिसल खाते हैं हम जोशी पे। Like चलो, thank you guys, thank you so much. ए शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, ए शट अप या कुणाल, या कुणाल। तुमने जब कश्मीर के मुद्दे पे
तो रिजाइन किया और कश्मीर का मुद्दा तुम्हें लगा बहुत, पर तुमने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी अब तक? नहीं देखे। एक पिक्चर बनी कश्मीर के मुद्दे पे। आई डोंट नो अब क्यों नहीं देखी। देयर आर so many movies that I haven't watched. आज देखेंगे, साथ में दिखाता हूँ मैं तुमको, दोनों देखते। इससे तो ज्यादा प्लेजर, अच्छा एक्सपीरियंस होगा। यहाँ लॉजिक के बदले में सोचो मिलता है, वो खोले जो उसको ऑरेंज लड्डू मिलता है। ये देश नहीं जुमलों की रेस है, इसमें सच नहीं किया कि मोफलाट फेस है। देखो मैंने अब सवाल करने छोड़ दिए हैं, मैंने तेज भागने को नए जूते लिए हैं, मेरे सारे सपने धीरे धीरे मर रहे हैं। में हमारे जवान लड़ रहे हैं।